सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपा गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विभाग, शहीद मंगल पांडे राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय मेरठ, उत्तर प्रदेश। आज सेमिनार प्रेजेंटेशन के रूप में जिस विषय का मैंने चयन किया है वह विषय है संविधान की प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका। तो संविधान की प्रस्तावना में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो महिलाओं के लिए विशेष रूप से कारगर हैं। तो मेरा विषय है संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों के अर्थ महिलाओं के विशेष संदर्भ में। सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं हमारी संविधान की प्रस्तावना पर। संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारी संविधान की प्रस्तावना है। इस उद्देशिका में बहुत से ऐसे शब्द मौजूद हैं जिनके अर्थ बहुत कुछ अपने आप में कहते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनके अर्थ को समझना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये शब्द न केवल भारत के संविधान के स्वभाव को दर्शाते हैं बल्कि यह भी बताते हैं कि भारत के समस्त नागरिक, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या कोई भी जेंडर हो, सभी के लिए समान भागीदारी सुनिश्चित करने का कार्य किया जाएगा। यानी कि हर किसी को एक समान अवसर प्राप्त होगा अपने अपने उन्नयन का। सबसे पहला जो हम यहाँ पे शब्द लेते हैं वो है प्रतिष्ठा की समानता। अब चूंकि मेरा विशेष रुचि है महिलाओं के लिए, तो प्रतिष्ठा की समानता और महिलाएं, चूंकि महिलाएं हमारे देश की आधी आबादी हैं, किसी भी समाज की आधी आबादी महिलाएं होती हैं, तो जब तक आधी आबादी को हम दरकिनार करके चलेंगे कभी भी सामाजिक संतुलन की स्थिति नहीं बनेगी। जाति और वर्ग के अतिरिक्त प्रतिष्ठा की समानता का अर्थ यह भी है कि महिलाएं, जो कि देश की आधी आबादी होती हैं, का दर्जा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संदर्भों में सम्मान की दृष्टि से पुरुषों के समान होगा। समान दर्जे का अर्थ यह नहीं है कि दोनों की भूमिकाएं एक सी होंगी, दोनों का कार्य एक सा होगा, परंतु इसका अर्थ यह जरूर है कि सभी महिलाएं, चाहे वो अजन्मी लड़की हो चाहे वो विधवा हो, उन सभी के मूल्यों की पूरी तरीके से रक्षा की जाएगी। यही हमारा प्रतिष्ठा की समानता संविधान द्वारा वर्णित की गई है। उसी प्रकार अवसर की समानता यानी शिक्षा और योग्यता। आज हम देखते हैं कि शिक्षा और योग्यता में भी आज के युग की हम बात करें, इस आईसीटी के युग की बात करें, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इरा की बात करें, तो महिलाएं पुरुषों को पछाड़ रही हैं और महिलाएं पुरुषों से काफ़ी आगे हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रही हैं और उच्च शिक्षित हो रही हैं। सभी बच्चों को बराबरी का अवसर मिले, सभी बच्चों को बराबरी का अवसर देने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो माना जाता है वो होता है उच्च गुणवत्ता की शिक्षा सभी को उपलब्ध कराना। भारत ने इस संबंध में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आज से 200 वर्ष पूर्व क्या हम सोच सकते हैं कि कोई दलित या कोई लड़की पूर्ण रूप से शिक्षित रही होगी? नहीं होती थी पूर्ण रूप से शिक्षित। लेकिन आज के युग में अनुच्छेद 45 द्वारा राज्य सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। इसी के आधार पर एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी आया है, जिसके माध्यम से 7 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे बिना किसी लिंग भेद के, बिना किसी जाति धर्म के भेद के अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के जरिए शिक्षा अब हर भारतीय बच्चे का मूल अधिकार है। यह अधिनियम कुछ के लिए नहीं बल्कि सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी अवश्य देता है।
इसी तरीके से आगे चलते हैं तो अवसर की समानता कहाँ, कार्य क्षेत्र में, वर्किंग प्लेस में। वर्किंग प्लेस में हम ज़्यादातर देखते हैं कि डिस्पैरिटीज़ पाई जाती हैं। महिलाओं को पुरुषों के समान काम तो दिया जाता है पर वेतन समान नहीं होता। भारत भी इससे कोई अछूता नहीं है। भारत में इस तरीके की टेंडेंसी डेवलप हो रही है। सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए संविधान का एक ऐसी व्यवस्था का पक्षधर है जिसमें जहां तक संभव हो नागरिकों को उनके प्रयासों और उनकी योग्यता के आधार पर प्रतिफल मिले, बिना किसी लिंग भेद के। किसी प्रकार का महिला पुरुष या थर्ड जेंडर का कोई भी भेद वहां पर उपलब्ध ना हो। इस आधार पर काम दिया जाए और उसी काम के आधार पर समान वेतन की व्यवस्था संविधान द्वारा की गई है। जब भी किसी व्यक्ति को उसकी जाति, समुदाय, वर्ग या लिंग के कारण नहीं चुना जाता, हमारा संविधान आहत होता है। संविधान की मंशा साफ है कि वह प्रगति उन्मुख समाज का निर्माण करना चाहता है। ऐसे समाज का जो योग्यता पर आधारित हो, जो शिक्षा पर आधारित हो, जो कार्य करने की क्षमता पर आधारित हो, ना कि लिंग भेद पर। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो विचारों की स्वतंत्रता भी हमें संविधान द्वारा प्रदत्त है। हर किसी को आ जाती है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, थर्ड जेंडर हो, कोई भी हो, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है। ये हमारा अधिकार है, महिलाओं का अधिकार है। कोई हम पर विचार न थोपे। विचार की स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि पुराने विचारों पर प्रश्न उठाना और उनकी समालोचना करने की आंतरिक शक्ति, साथ ही साथ नए विचारों को अपनाने का पूर्ण अधिकार, ये हमें संविधान द्वारा प्राप्त है। सामान्यतः इसका अर्थ है कि विचारक समाज को बढ़ावा देना और सुधार की भावना का पोषण करना। सुधार की भावना जो हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक महिला ही महिला का शोषण करती है, पुरुष भी शोषण करते हैं, महिलाएं भी शोषण करती हैं। तो इसके विरुद्ध अगर अपनी आवाज़ उठानी है तो आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करना होगा, जिसकी स्वतंत्रता हमें संविधान द्वारा प्रदत्त है। समाज लगातार अपने में इन्हीं के माध्यम से बदलाव ला सकता है। महिलाएं चूंकि समाज का अभिन्न अंग हैं और अपने विचारों की अभिव्यक्ति का उन्हें पूर्ण अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है। इसी प्रकार से अगर हम न्याय की बात करें तो न्याय क्या है? एक सामाजिक सदाचार के रूप में हम न्याय को देख सकते हैं। सदाचार व्यवहार की एक ऐसी आचार संहिता है जिसमें सामाजिक रूप से न्याय समाज के लिए संजीवनी सिद्ध होता है। अगर आधी आबादी यानी महिलाओं के साथ न्याय नहीं होगा तो समाज में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। महिलाएं भी समाज का हिस्सा हैं, अतः संविधान में महिलाओं को सामाजिक न्याय की व्यवस्था नीति निदेशक तत्वों द्वारा प्रदत्त की गई है। न्याय अगर हम देखें तो आर्थिक सदाचार के रूप में भी है। अगर महिला और पुरुष किसी समान काम को करते हैं तो उन्हें समान रूप से वेतन भी प्राप्त होना चाहिए। यानी कि जो महिला है, महिला जिस कार्य को कर रही है, पुरुष भी अगर उस कार्य को कर रहा है तो दोनों के वेतन में कोई सी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। हम 21वीं शताब्दी के भारतीय होने पर गर्व तो कर लेते हैं। हमारे यहाँ बेटा भी जन्म होता है, बेटा जब पैदा होता है तो बड़ी खुशी मनाते हैं। लेकिन अगर एक बेटी ने जन्म ले लिया तो सब शांत हो जाते हैं, यहाँ तक कि कोई जश्न ना मनाने का भी नियम चलता है। लड़के के लिए इतना ज़्यादा प्यार कि लड़कों की जन्म की चाह में हम प्राचीन काल से ही लड़कियों को जन्म के समय या जन्म से पूर्व माँ के गर्भ में ही मारते आ रहे हैं। यहाँ हम सौभाग्य से वो नहीं मारी जाती, यदि सौभाग्य से वो नहीं भी मारी जाती हैं तो हम जीवन भर उनके साथ भेदभाव के ऐसे तरीके ढूंढ लेते हैं जो बहुत ही असंतुलन की स्थिति उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक कि महिलाएं इस भेदभाव से इतनी टूट जाती हैं कि उनका दम घुटने लगता है, वो बगावत भी करने लगती हैं। ये स्थिति भी अब समाज में दिखने लगी है। तो इस प्रकार से न्याय जो है आर्थिक सदाचार के रूप में महिला और पुरुष को बराबरी का पूर्ण अधिकार संविधान द्वारा हम प्रदत्त है। अगर हम आगे की बात करें तो एक संतुलन की स्थिति जो समाज में है, लैंगिक समानता का सीधा सा अर्थ है कि समाज में महिला तथा पुरुष के समान अधिकार, दायित्व तथा रोजगार के अवसर समान होने चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत महिला और पुरुष के पारिश्रमिक में अंतर पाया जाता है। भारत भी इससे कोई अलग नहीं है, अछूता नहीं है। भारत में भी ये ट्रेंड बहुत वायरल है कि महिला और पुरुष के पारिश्रमिक में अंतर है। जो काम महिला करती है, जो काम पुरुष करता है, अगर वो दोनों समान हैं तो वेतन समान नहीं होता।
औद्योगिक क्षेत्र में प्रायः महिलाओं को पुरुषों के सापेक्ष कम वेतन दिया जाता है। इतना ही नहीं, रोजगार के अवसरों में भी पुरुषों को ही प्राथमिकता दी जाती है। महिलाओं के रोजगार को अंडर रिपोर्टिंग किया जाता है, उन्हें अंडर असेसमेंट किया जाता है, अर्थात महिलाओं द्वारा परिवार के खेतों में, उद्योगों में, उद्यमों में या घर के अंदर, घर के बाहर जो भी अवैतनिक कार्य होते हैं उन्हें सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा ही नहीं जाता। जबकि संविधान द्वारा महिलाओं को पूर्ण आज़ादी है अपनी पसंद का रोजगार चुनने में और समान वेतन पाने की। कोई भी सिर्फ लिंग भेद के आधार पर महिलाओं को पुरुषों से समान काम पे कम वेतन नहीं दे सकता। भारतीय संविधान ने अनेक सकारात्मक कदम उठाए हैं। संविधान की प्रस्तावना हर किसी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लक्ष्यों के साथ ही अपने सभी नागरिकों के लिए स्तर की समानता और अवसर प्रदान करने की बात करती है। अनुच्छेद 15(3) जो कि महिलाओं से विशेष रूप से संबंधित है, किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए अधिकारित करता है। इसके अलावा राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ऐसे बहुत से तत्व हैं, उनमें ऐसे बहुत से प्रावधान हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में सहायता करते हैं। हम महिलाओं को उनकी समान भागीदारी के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, प्रोत्साहित करना चाहिए और भारतीय संविधान इसमें एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। धन्यवाद।